तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। इस बॉक्स को हम लोगों को स्टडी करना है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं बोथ द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे फिर वो फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, ये रिजल्ट होते हैं। यानी कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल अपने आप नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है, ये आउटकम होती हैं। आउटकम किस चीज़ की? जब हम किसी ना किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वंस नॉलेज इन दिस रिगार्ड। एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके पास नॉलेज होती है टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न टू अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर रैशनली ये डिसाइड करना विच वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन याद रखना, हम लोग यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की। इट इज़ मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं पहले आपको एग्जांपल देकर इसको बता देता हूँ। जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो सरकार ने उसको ठेकेदारी दी कि तुम एक हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्ट करो हमारे बिहाफ पर, और इतना इतना पैसा हम तुम्हें देंगे, इतने सालों तक तुम्हें मिलता रहेगा। या फिर कैसी भी डीलिंग हो रखी हो कि जैसे जो टोल का पैसा आएगा वो तुम में भी बांटा जाएगा, लाइफ टाइम के लिए इतना इतना शेयर तुम्हें मिलता रहेगा। तो वो होता है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप इसको पढ़ो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द एंटरप्रेन्योर possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investment। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी, तो कंपनी ये सोच रही है कि जितनी हमारी लागत आई है हाईवे को बनाने में और जिस प्रकार का हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो क्या उससे हम इतने पैसे जनरेट कर सकेंगे कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या उससे ज़्यादा होगा। और फिर रैशनली वो कंपनी या फिर जो एक ओनर है किसी भी चीज़ का जो कि फिजिकल कैपिटल फॉर फिजिकल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो रैशनली डिसाइड करे विच वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, कौन सी प्रॉफिटेबल होगी। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन takes place in one's life when he or she is unable to decide whether it would maximize his or her earnings. Children are given different types of school education and healthcare facilities by their parents and society। जो दोस्त यार होते हैं, एजुकेटर्स जो होते हैं, और जो समाज होता है हमारा, वो इन्फ्लुएंस करता है द डिसीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इवन एट द टर्शरी लेवल, कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा और कौन से करियर की तरफ हमें ओरिएंट होकर कल को कौन सी फील्ड में जाकर नौकरी करनी है। मोरोवर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस स्टेज पर जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ऑलरेडी फॉर्म्ड ह्यूमन कैपिटल एट द स्कूल लेवल। इसका कहने का मतलब क्या है? पर्सन अगर स्कूल लेवल में जो स्ट्रीम डिसाइड कर चुका है तो ऑब्वियस ही बात है उसने स्ट्रीम इसलिए ही ली है। 90% लोगों का डिसीजन वही रहता है कि हाँ सोच समझकर स्ट्रीम ली जाए अपनी 11th-12th में कि आगे चलकर क्या करना है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। कि वही मतलब इंसानों के अंदर हम एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी ढूंढ सकते हैं और उनको इकोनॉमी का प्रोडक्टिव एसेट कितना बना सकते हैं। यू नो डैट द ओनर ऑफ फिजिकल कैपिटल, मान लो एक बस है, बस एक फिजिकल कैपिटल है, बस का जो ओनर है तो ही और शी नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द प्लेस जहाँ पर वो यूज़ हो रही है। वेयर एज अ बस ड्राइवर जिसके पास वो नॉलेज है और एबिलिटी है बस को चलाने की, ही और शी शुड बी प्रेजेंट व्हेन द बस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड मटीरियल्स। मालिक को ज़रूरी नहीं है कि हर समय बस के पीछे पीछे घूमना है या फिर बस में बैठ के घूमना है, लेकिन जो बस को चलाएगा ये ज़रूरी है कि वो बस में हमेशा बैठा रहे, बिना उसके तो बस आगे नहीं जा सकती। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो एक टेंजेबल थिंग है, यू कैन टच दैट। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, एंड इट कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी।
लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो इंटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो. इट इज एंडोजीनियसली बिल्ड इन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ इट्स ओनर. ह्यूमन कैपिटल को आप मार्केट में नहीं बेच सकते हो कि लो जिन बच्चों का एग्जाम है 5 किलो नॉलेज ले जाओ, 5 किलो विल पावर ले जाओ, 2 लीटर मोटिवेशन ले जाओ. ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड एंड हेंस देयर अराइजेज द नेसेसिटी ऑफ द ओनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल कि वो प्रेजेंट हो इन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि जिसके पास स्किल है वही तो स्किल इम्पार्ट करेगा कि नहीं करेगा. जो एजुकेटर है वही पढ़ा सकता है, जो कोई भी एक सर्विस बेच रहा है वही दूसरों को वो सर्विस दे सकता है. उसका वहाँ पर मौजूद रहना ज़रूरी है. जबकि फिजिकल कैपिटल का जो ओनर है वो वहाँ पर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जिसके पास वो नॉलेज है उसको चलाने के लिए उसका रहना वहाँ पर जो है वो नेसेसरी है. तो फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर. यानी कि ओनर को ज़रूरी नहीं है कि वो रहे जब बात आती है फिजिकल कैपिटल की, लेकिन ओनर का रहना ज़रूरी है जब बात आती है ह्यूमन कैपिटल की. तो 2 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल कैपिटल की और ह्यूमन कैपिटल की, दे डिफर इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस. इसका मतलब क्या है? फिजिकल कैपिटल जो है इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. यानी कि फिजिकल कैपिटल को आप दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरे कोने, विद इन कंट्री, क्रॉस कंट्री आप हर जगह भेज सकते हो अगर कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो. क्योंकि ये टेंजिबल चीज़ें हैं, ये सामान हैं, ये कुछ फिक्स एसेट्स वगैरह, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो. या फिर ओनरशिप इसकी ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लेते हो एक फिजिकल एसेट एक बिल्डिंग है, अब आप उसको उठाकर तो कहीं और नहीं रख सकते, लेकिन ओनरशिप तो चेंज कर सकते हो ना. क्या अमेरिका में अगर आपके नाम पर लैंड है तो कल को आप उसकी ओनरशिप मेरे नाम पर कर दो. लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज as movement is restricted by nationality and culture. Therefore, physical capital formation can be built even through imports, whereas human capital formation it is done through conscious policy formulations. और वो पॉलिसी कैसी बननी चाहिए? They should be in consonance with the nature of the society and the economy and the expenditure by the state and the individuals. कि खर्चा उस पर राज्य कितना करेगा, सरकार कितना करेगी, आपकी जेब से कितना खर्चा होगा, और पॉलिसी मेकिंग कैसी होगी, समाज में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और इकोनॉमी में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. तो दोनों तरह के जो कैपिटल हैं दे डेप्रिशिएट विद टाइम. फिजिकल कैपिटल जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, इसका डेप्रिसिएशन होता है, वियर एंड टियर की कॉस्ट आएगी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होगा क्योंकि जिस चीज़ को आप यूज़ करोगे उसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा. सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी डेप्रिशिएट होती है. आप जिस प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हो, जो आपका हेल्थ सिस्टम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी कम होती चलेगी. बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट विद टाइम बट द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन डिफर्स बिटवीन द टू. कॉन्शियस यूज ऑफ मशीन लीड्स टू डेप्रिसिएशन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स अ मशीन ऑब्सोलीट, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस. लेकिन अगर हम लोग बात करें ह्यूमन कैपिटल के केस में, डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए उम्र के साथ होता है, बट उसको भी रिड्यूस करा जा सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. अब रिड्यूस करा जा सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं क्या एलिमिनेट करा जा सकता है कि एक 90 साल का जो पर्सन है उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, स्किल बहुत ज़्यादा है, वो अपनी क्षेत्र में उसने महारत हासिल कर रखी है, लेकिन वो उतनी स्पीड के साथ या फिर उतने स्टैमिना के साथ अब काम नहीं कर सकता ना जितना वो जब पर्सन 25 साल का था, 30 साल का था, 35 साल का था जब वो काम कर रहा था. तो दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल टू को विद चेंज इन टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट द केस विद फिजिकल कैपिटल. तो इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर वो इस बात को लेकर भी करी जाती है कि बदलते वक्त ज़माने और हालातों के अनुसार जो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इंसान जो है उससे भी अपने आप को ढालना सीखें, उसको चलाना सीखें, ठीक है. लेकिन फिजिकल कैपिटल के केस में ऐसा नहीं होता है. तो नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल के जो बेनिफिट्स होते हैं इट बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट द सोसाइटी इन जनरल ऑल्सो. इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट. जैसे हम कहते नहीं है, जैसे एक लाइन होती है कि एन एजुकेटेड वुमेन एजुकेट्स हर चिल्ड्रन, हर फैमिली, हर सोसाइटी इन कंट्री एज अ होल, ठीक है. तो एक शिक्षित महिला के जो बेनिफिट हैं उस समाज में रहने के
मतलब एक जगह पर रहने के, वो सिर्फ अपनी बिल्डिंग अपने घर परिवार तक सीमित नहीं है, पूरे देश तक सीमित है। पूरे देश मतलब पूरे देश में फैल सकती है उसकी जो शिक्षा का जो स्तर है। लोग प्रभावित होंगे और वो लॉजिकल बात करेगी, अपने बच्चों को वैसे तालीम सिखाएगी, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी प्रोडक्टिव एसेट बनेंगे, वो सब बातें। एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है नेशन की, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक हेल्दी जो पर्सन होता है, बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिसीजेस एंड एपिडेमिक्स। तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, जबकि जो फिजिकल कैपिटल है इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह के अंदर, तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। उसको, आपकी गाड़ी को सब लोग तो चलाएंगे नहीं, आपकी घर पर आकर सब लोग तो रहेंगे नहीं, आपकी बिल्डिंग और मशीनरी को सब लोग तो यूज़ करेंगे नहीं। तो डैट इज बेनिफिट्स फ्रॉम द कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इट। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने डिस्कशन करी कंसेप्ट क्या होता है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का, और हमने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को भी जाना इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या लिंक है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में? हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द नेशनल इनकम, अ वर्कर इन अ फैक्ट्री या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल? तो वी नो डैट लेबर स्केल जो एक एजुकेटेड पर्सन की होती है वो ज़्यादा होती है देन डेट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन, एंड डेट द फॉर्मर जनरेट्स मोर इनकम देन द लेटर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेचुरली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन डेट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। अगर एक हेल्थी पर्सन जो है ही और शी कुड प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो दोनों एजुकेशन और हेल्थ along with other factors of human capital formation like on the job training, job market information, migration, they increase an individual's income generating capacity. ठीक है, तो this enhanced productivity of human beings or human capital, it contributes substantially not only towards increasing labor productivity but innovations भी इससे stimulate होती हैं and it creates ability to absorb new technologies. एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, ये लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, एंड इट फैसिलिटेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. Similarly, availability of educated labor force, it facilitates adaptation to new technologies. तो एम्पेरिकल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिसको आप टेस्ट कर सको, साइंटिफिकली प्रूव कर सको. तो एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव डैट अगर हम ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ा दें तो इट कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज़ रेदर नेबुलस. दिस में बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स. यानी कि जो एक एम्पेरिकल एविडेंस है ये चीज़ प्रूव करना कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे सुनिश्चित हो ही जाएगी. तो राइटर आपसे कह रहा है कि ये थ्योरेटिकल बात ज़्यादा है, लेकिन इसको टेस्ट करना प्रॉपर तरीके से और इसका रिजल्ट मेजर करना ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि हम एज सच इस चीज़ को कुछ मेजर नहीं कर सकते. हमारे पास इसके लिए कुछ प्रॉपर तरीके से एक यार्ड स्टिक नहीं है. फॉर एग्जांपल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर प्यूपल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स, ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिफ्लेक्ट ना करें. जैसे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एक देश में रहने वाले लोगों की ऑन एन एवरेज निकल कर आती है कि लोग जो हैं वो 10th क्लास तक पढ़े. ठीक है भाई, मान लिया. उसके बाद टीचर प्यूपल रेशियो, यानी कि एक टीचर कितने स्टूडेंट को एड्रेस करता है, या फिर आप ऐसा मान लो कि टीचर स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं. टीचर सीरियस है अपने प्रोफेशन को लेकर, चलो वो भी सीरियस है. एनरोलमेंट रेट, माँ बाप कितने अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली 6 से 14 साल तक, 12वीं तक क्लास पूरी करवा रहे हैं उनको, चलो वो भी करवा रहे हैं, 10वीं क्लास तक पूरी करवा रहे हैं, लड़के लड़कियां सबको भेज रहे हैं. अब ये भी डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
स्टेट क्या प्रोवाइड कर रहा है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या जो टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज है और उसकी नॉलेज को जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करना है, टीचर्स इतना ट्रेंड हैं कि बच्चों को वो सिखा पा रहे हैं कि बिहाइंड द टेक्स्ट किताबों में लाइक एनसीईआरटीज वगैरह में क्या लिखा है या इसके बियॉन्ड इसका मतलब क्या होता है। अब अपडेशंस वो कर पा रहे हैं, बच्चों को नया ज्ञान दे पा रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ या किताबों में जिस भी स्टेट के वो बच्चे हैं कोई चीज़ गलत है तो उनके अंदर वो उसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकें, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा सकें। ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर देखो एनरोलमेंट रेशियो, हमारे एग्जांपल के अंदर एनरोलमेंट रेशियो सही है, ठीक है, लोगों ने स्कूलिंग की अच्छे खासे सालों तक कंप्लीट कर रखी है, ड्रॉप आउट रेट नहीं है और टीचर पर स्टूडेंट का रेशियो भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट्स may not reflect true health status of people in the country। कि लोग पैसा कितना खर्च कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज पे, तो ये चीज़ क्या हमें ये दिखा देगा कि हेल्थ स्टेटस क्या देश का। हो सकता है भाई लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उनके लिए कॉस्टली हो हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो यूजिंग द इंडिकेटर्स मेंशन्ड अबव, एन एनालिसिस ऑफ इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स एंड ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ये शो करता है कि देयर इज कन्वर्जेंस इन द मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम, कि पर हेड इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ऐसा कोई एविडेंस ना हमें डेवलपिंग कंट्री के अंदर देखने को मिलता है ना डेवलप कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, घुमा फिरा के बात वही होगी जैसा कि राइटर यहाँ पर आपको ऊपर कह रहे थे कि दिस इज बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के बीच में। जैसे हमारे अभी ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर एजुकेशन जब पर्सन को मिल रही थी उसके अंदर सारी चीज़ें ठीक थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी एजुकेशन के अंदर, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा उन लोगों का जिनको ऐसी एजुकेशन मिली जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन फास्टर बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम हैज़ नॉट बीन डैट फास्ट। पर हेड इनकम की जो पर हेड इंडिविजुअल की जो इनकम है वो इतनी नहीं बढ़ी है। तो देयर आर रीजन्स टू बिलीव डैट द कॉजैलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन नीदर डायरेक्शन। मतलब कॉजैलिटी का मतलब होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरीली बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन अंदर जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर भी नीचे है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर गिर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, ये यहाँ पर आपको ये दे रखा है जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर आर रिच इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जो लोग हैं जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, जैसे लेबर फोर्स है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखे, बदलते वक्त और ज़माने के अनुसार देश में क्या टेक्नोलॉजी आउटफ्लो हो रहा है, या फिर कंपनीज इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उनको चलाना, कैसे उनको यूटिलाइज कैसे करना है, ये भी स्किल सेट होना चाहिए वर्कर्स के पास, लेबरर्स के पास। तो causality between human capital and economic growth flows in either directions, that is higher income causes building of high level of human capital and vice versa, that is high level of human capital causes growth of income। ऐसा है लेकिन ये चीज़ यूनिवर्सल नहीं है। इंडिया जो है उसने ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफ़ी अरसे साल पहले। 7th 5-year प्लान के अंदर बोला क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या जिसको हम कहें ह्यूमन कैपिटल, इट हैज़ नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल इन एनी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। ट्रेन और एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं जिनकी प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी हो, तो उसकी वजह से होता क्या है, लार्ज पॉपुलेशन कैन इटसेल्फ बिकम एन एसेट इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन इंश्योरिंग सोशल चेंज इन डिजायर्ड डायरेक्शंस। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट from the growth of human capital, ठीक है, to economic growth, but we can see in
दिस टेबल, ये 5.1 ही है ना, हाँ ठीक है, 5.1 के अंदर दैट दीज सेक्टर्स हैव बीन ग्रोइंग साइमल्टेनियसली, जैसे पर कैपिटा इनकम, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लिटरेसी रेट। अब रियल पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें, ठीक है, 1951 से लेकर 2016-17 तक, तो ये क्या बढ़ा है? यस, 7,500, 12,000, 15,000, 23,000 और 77,000। क्रूड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन 25, 12, 9, 8, 6, ये कम हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 146, 110, 80, 63, 33 कम हुआ है, अच्छी बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेल के अंदर 37, 54, 59, 63, 67 बढ़ा है, अच्छी बात है। फीमेल के अंदर 36, 54, 60, 66, 70 बढ़ा है, अच्छी बात है। लिटरेसी रेट 16, 43%, 52%, 65% एंड 76%, तो ये बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हो सारे पैरामीटर्स जिनको बढ़ना चाहिए वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिनको गिरना चाहिए वो लगातार गिर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे हमें इस प्रकार के एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस देता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये कहीं पर भी इधर उधर से मत पढ़ा करो। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पूरे साल की बात आपसे कर देता है, ठीक है। तो ग्रोथ इन ईच सेक्टर probably has reinforced the growth of every other sector. हमारे देश में जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2019, उसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया जो है इट एस्पायर्स टू टेक इट्स प्लेस बिसाइड यूएस एंड चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030-32 तक। तो इंडिया जो है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ एंड वी विल सी दैट इट विल रीच $5 trillion इकोनॉमी इन 5 to 7 years, अपकमिंग 5 to 7 years। तो वो हमें 4th या फिर 5th पोजीशन तक ले जाएगा। तो 2030-32 तक वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट ओवर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आवर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी विल नॉट बी ड्राइवन बाय नेचुरल रिसोर्सेज बट बाय नॉलेज रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? फिजिकल कैपिटल के अंदर कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो वी हैव नॉट लुक्ड ahead into the implications of being the world's third largest economy. It will be a totally different environment. Ecosystems force us to think differently and achieving this milestone, इसके रेमिफिकेशंस पूरी कंट्री पर होंगे अगर हम अच्छे से चले। जैसे मतलब राइटर आपको ये बोल रहा है कि ये सपना सजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ये सच में अगर हुआ तो हमारे देश का पूरा जो रास्ता है आगे इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो सपना है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने का, वो सब कुछ देश का रंग रूप सब बदल जाएगा, ठीक है। तो आर वी रेडी टू टेक आवर प्लेस बिसाइड यूएस एंड चाइना एज द टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग इट इन द फॉलोइंग ईयर्स? ऐसा नहीं हो कि वहाँ तक हम जाएं और छू कर उसको वापस आएँ और दोबारा हमारी ग्रोथ जो है वो गिरने लग जाए। इसको करने के लिए वी विल नीड अ नॉलेज सोसाइटी बेस्ड ऑन रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम with all the requisite attributes and characteristics in the context of changes in knowledge demands, technologies, and the way in which society lives and works. This policy vision suggests how human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory. यानी कि हमें ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये दिखाता है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें लाइक एजुकेशन, तो कैसे हम आने वाले सालों की प्रोजेक्शंस बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी के बारे में एक बॉक्स डाल लेते हैं। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इट हैज़ बीन शोइंग एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट 2 decades। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नाउ एडवांसिंग व्यूज़ कैसे इंडिया जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का सारा लेकर। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे गए हैं कि कैसे जो विलेजर्स हैं वो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, विच आर साइटेड एज एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस जो है इट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड एज द वे ऑफ द फ्यूचर। मैंने आपको ये जो गवर्नेंस स्टार्ट करवाया था जीएस पेपर 2 के अंदर, जिसकी प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पर भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताया था ई गवर्नेंस के बारे में।
तो वैल्यू ऑफ आईटी, क्योंकि ई गवर्नेंस जो है वो लीकेजेस को प्रिवेंट करता है ना। सरकार जो है वो टारगेटेड जो डिलीवरी स्कीम्स वगैरह की वो आराम से कर सकती है ई गवर्नेंस के थ्रू। और ये भी देखा जा सकता है कि कौन सा पैसा किस तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा रास्ता मतलब बीच में, या फिर जो जिनके लिए वो स्कीम्स नहीं है, जो पैसा नहीं है तो वो फालतू लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा है। तो वैल्यू ऑफ आईटी डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अभी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है तो उतनी लोगों को उसका जो है फ़ायदा जो है वो मिलता चला जाता है। तो राइटर बस आपसे ये पूछ रहा है कि डू यू थिंक IT based services in rural areas will lead to human development, जैसा कि यहाँ पर आपको इमेज बनाकर दिखाया जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र की ग्रोथ अगर जो है ऑल ओवर इकोनॉमी अगर हमारे होने लगी, जैसे अभी तक क्या होता है कि ये जो MNC कल्चर है या फिर जो IT हब्स हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर या फिर सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर होते हैं। रूरल इकोनॉमी में इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, या फिर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा एडवांस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए शहर में हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं, तो उनका करियर जो होता है वो एक जगह पर स्टक हो जाता है। अगर हम इसमें एक तरीके से जैसे IT सिस्टम की बात हो रही है, फिर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, इसके अंदर अगर हम जनसंख्या को देखते हुए, आबादी को देखते हुए एक फेयर वैल्यू पर, एक फेयर रेट पर लोगों को ऐसी स्किल्स, ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें, तो हर एक इंसान के पास हमारे देश में एक अच्छे लेवल की जॉब होगी जिसमें उसकी एक अच्छी सैलरी होगी घर परिवार को चलाने के लिए, और वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दिशा में हमारी एक बड़ी महारत होगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या लिंक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।